हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ रज़ा है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम का आगमन हो चुका है और जब भी सर्दी का मौसम आता है तो सांस वाले मरीज़ों के लिए नई नई चुनौतियां लेकर आता है। ख़ास तौर से उन मरीज़ों को जिनको पहले से ही दमा या एस्थमा का डायग्नोसिस हो चुका है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, एस्थमा के जो लक्षण हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं इन मरीजों में। अब एस्थमा है क्या? एस्थमा दरअसल एक जटिल फेफड़े का रोग है जिसके लिए सिर्फ कोई एक चीज़ जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारी वजह होते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे कि एस्थमा पैदा होता है। हिंदुस्तान में लगभग अगर हम 100 लोगों को से बात करें जो 20 साल से कम हैं, उसमें हमें लगभग 17 से 23% के बीच लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर हमें एस्थमा के लक्षण मिल जाएंगे और उसके अलावा ज़्यादातर इसमें नए पेशेंट ही होते हैं। अब हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की कि आखिर एस्थमा किन किन चीज़ों से होता है। तो सबसे पहले तो इसमें बात आती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एस्थमा तभी से शुरू हो सकता है। मसलन मानिए कि अगर किसी की माँ है जिसको एस्थमा है या किसी के पिता को एस्थमा है, तो वो ड्यू टू वर्टिकल ट्रांसमिशन एस्थमा अपने अंदर पैदा कर सकता है। उसके अलावा कि मान लीजिए कि माँ को कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और माँ अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख पा रही है, तो वो कारण भी बन सकता है एस्थमा पैदा होने का। या फिर मान लीजिए कि माँ के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या घर में ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर माँ लगातार सिगरेट के धुएं के एक्सपोजर में है या किसी भी तरीके के बायोमास फ्यूल यानी कि जैसे उपला, कोयला, लकड़ी के धुएं के संपर्क में है। उस कारण से भी बच्चे को माँ के पेट में होते हुए भी एस्थमा के लक्षण उसके अंदर आने शुरू हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम और भी फैक्टर्स देखें, जैसे कि बच्चे का सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कभी कभी जिस तरीके से कि बच्चा एक बहुत ही छोटे घर में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है और जहाँ पर हाइजीन बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन की कमी है, साफ हवा की कमी है, तो बच्चे के अंदर एस्थमा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर बच्चे के घर वाले जैसे उसके पिता, उसके दादाजी, उसके चाचा जी घर में बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट उनके सामने ही बैठकर पीते रहते हैं, तब भी बच्चों के अंदर दमा पैदा होने की संभावना बढ़ी रहती है। ख़ास तौर से बचपन में अगर बच्चों को निमोनिया बार बार होता है और माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, बच्चों को लगातार नज़ला हुआ रहता है, नाक बंद रहती है, बच्चों की सांस में दिक्कत आ रही होती है और माँ बाप उसको ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से भी एस्थमा पैदा हो सकता है। या फिर बच्चे को बचपन में बार बार एस्पिरेशन निमोनाइटिस हुई हो। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जब वो अपनी इन्फेंसी में होते हैं और जब तक वो 1 साल के होते हैं कि उनमें उल्टी करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस उल्टी में से थोड़ा थोड़ा भी दूध कभी कभार माइक्रो एस्पिरेशन के तौर पर उनके फेफड़े में जाता रहता है और उनके ब्रोंकियल म्यूकोजा को इरिटेट करता रहता है, तब इरिटेशन की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन लगातार रहने लगती है और बच्चे को एस्थमा हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे को पुरानी कभी टीबी हो जाए, टीबी के बाद भी बच्चे को एस्थमेटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं किसी तेज़ खुशबू से। हो सकता है कि जैसे कोई हो गुलाब की खुशबू से, हो सकता है कि कोई और हो गेंदे के फूल की खुशबू से, हो सकता है कि कोई हो चमेली के पेड़ की खुशबू से। एक्चुअली जो पराग होता है इन फूलों का, उससे एलर्जी पैदा होती है। हो सकता है कि किसी खाने की चीज़ से हमारे अंदर एलर्जी हो और हम वो चीज़ जब खाते हों तो हमारे अंदर एस्थमा एग्जैजर्बेट हो जाता हो,
जैसे कि बहुत से लोगों को दही सूट नहीं करता, बहुत से लोगों को मठा सूट नहीं करता, बहुत से लोगों को दूध सूट नहीं करता, बहुत से लोगों को सिरका सूट नहीं करता, बहुत से लोगों को उड़द की दाल सूट नहीं करती, बहुत से लोगों को अंडा सूट नहीं करता। इसी तरह जैसे कि घर में जिस टाइम पर खाना पक रहा हो और उस टाइम पर सरसों के तेल की फ्यूम्स उड़ रही हों, उसमें प्याज डाल दी जाए तो एक सफोकेशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। इससे भी एस्थमा एक्सेजर्बेट हो सकता है। बेसिकली एस्थमा होता क्या है, ये जो सारे फैक्टर्स आपको गिनाए गए हैं ये इस वजह से गिनाए गए हैं कि एस्थमा किसी एक वजह से नहीं होता है। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं एस्थमा होने की, और ये सारी वजहें प्रीडिस्पोज कर सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो जब थोड़ा बड़ा हो या एडल्टहुड में आए तो उसके अंदर एस्थमा की प्रवृत्ति बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं कि एस्थमा के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल आकर कहता है कि भाई मेरी सांस फूल रही है, या मेरे सीने पर कसाव महसूस हो रहा है, या मेरे सीने पे धुआं हो रहा है, या मुझे घुटन महसूस हो रही है, तो आपका ध्यान तुरंत एस्थमा की तरफ जाना चाहिए कि कहीं ये हमारे लक्षण एस्थमा के तो नहीं हैं। उसके साथ में कि मुझे खांसी हो रही है बलगम के साथ या फिर बिना बलगम के, और मुझे सफ़ेद झागदार बलगम आ रहा है, ये एक लक्षण हो सकता है एस्थमा का। उसके साथ एक बहुत ही अहम लक्षण होता है कि कोई कहता है कि मैं सांस लेता हूँ तो मेरे सर या सीटी की आवाज़ आती है। ये सीटी की आवाज़ आने को हम वीजिंग बोलते हैं। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है ब्रोंकियल एस्थमा या दमा का। उसके साथ कई बार इंडिविजुअल कहने लगता है कि साहब मुझे सुबह में सांस तो नहीं फूलती मगर शाम में ज़्यादा फूलती है। वो एक साइन है कि हाँ, वो पैटर्न दिखाता है कि किसी को एस्थमा हो सकता है। अब इसमें की क्वेश्चंस क्या हैं कि जो हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये किस उम्र में स्टार्ट हुआ। जैसे कोई सिगरेट पीता है, उसको अगर सांस की बीमारी पैदा होती है तो जिंदगी के चौथे दशक में सबसे पहले उसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, मगर एस्थमा के साथ ऐसा नहीं है। एस्थमा किसी बच्चे में भी हो सकता है और किसी एडल्ट में भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि एस्थमा के सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है, कि भाई बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा सीटी की आवाज़ आती है या थोड़ी कम है। इसी के साथ पैटर्न ऑफ एक्सेजर्बेशन क्या है या टाइमिंग क्या है उसकी, कि ये बताइए कि आपको सांस रात में ज़्यादा फूलती है या दिन में ज़्यादा फूलती है। अगर रात में आपकी सांस बढ़ तो नहीं जाती कहीं पे। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि किसी मौसम बदलने पे आपकी सांस के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो भी एस्थमा का पेशेंट होता है, जब भी मौसम बदलता है तो उसके सांस पर असर पड़ना लाजमी है। इसी के साथ साथ कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जब अगर कोई आपके पास आकर बैठकर सिगरेट पिए तो आपका सांस तो नहीं घुटने लगता। ये भी दिखाता है कि हमारा ब्रोंकियल म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड है और एस्थमेटिक है, एलर्जिक है, जो कि उस धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसी के साथ साथ कि क्या अगर आप किसी एलर्जिक कंपोनेंट जो आपको एलर्जी करता है उसके संपर्क में आते ही आपके जो लक्षण हैं एस्थमा के वो बढ़ जाते हैं। अगर वो कहता है हाँ, तो डेफिनेटली वो एस्थमा की तरफ हम अपना डायग्नोसिस को ले जा सकते हैं। उसी के साथ में अगर वो एलर्जी वाला कंपोनेंट जो है उसे हटा दिया जाए तो क्या राहत मिलती है, तो वो कहता है कि हाँ राहत मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को डेफिनेटली एलर्जिक कंपोनेंट है एस्थमा में और पेशेंट को हम कॉन्फिडेंटली एस्थमा का डायग्नोसिस बना सकते हैं। और उसके साथ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ अगर उसको सही इलाज स्टार्ट कर दिया जाए, उसके सारे लक्षण दब जाते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली एस्थमा है। अब एस्थमा को डायग्नोज किस तरह किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, जो भी मैंने अभी तक चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लिनिकल बेसिस पे 95% ऑफ केसेस में एस्थमा का कंक्लूसिव डायग्नोज बना सकती हैं। उसके बाद भी हम एक्सरे करा सकते हैं देखने के लिए कि कहीं पेशेंट को किसी तरीके का कोई धब्बा तो नहीं है, कहीं पेशेंट को
एस्थमा के साथ साथ टीबी तो नहीं है, कहीं कोई वायरल निमोनिया तो नहीं है, तरह तरह की चीज़ें, या फेफड़े का पेरेन्काइमा है किस तरह इस वक्त और कितना हेल्दी फेफड़ा लग रहा है, कहीं वो फूलना तो शुरू नहीं हो गया है, या कहीं कोई और चेंजेस तो फेफड़े में नहीं आ गए हैं। मगर जो इसका सॉलिड डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं कि पूरी तरीके से डायग्नोसिस जो होता है वो होता है स्पायरोमीट्री के थ्रू। स्पायरोमीट्री दैट इज़ पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके अंदर पेशेंट को एक मशीन के अंदर फूंक मारनी पड़ती है और लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती हैं। उस मशीन से जो ग्राफ जनरेट होता है जिससे हमें अलग अलग कैपेसिटीज़ पता चलती हैं किसी भी मनुष्य के फेफड़े की, और उसकी वॉल्यूम्स पता चलती हैं, उससे हम एक्यूरेटली डायग्नोस कर लेते हैं कि ये पेशेंट को एस्थमा है या नहीं है। जब एक बार पेशेंट को एस्थमा का डायग्नोसिस हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेशेंट को एप्रोप्रिएट थेरेपी देना और उसके साथ साथ लगातार बाकायदा फॉलोअप लेना कि पेशेंट उस ट्रीटमेंट के साथ एडहेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब पेशेंट उस ट्रीटमेंट को ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि एस्थमा एक दिन में तो जाने वाला है नहीं, और पूरी तरीके से एस्थमा हो सकता है कि ज़िंदगी भर भी ना जाए। हमें उसे कंट्रोल करके रिमिशन में रखना है, उसे अरेस्टेड फॉर्म में रखना है कि उसकी जो सिवियरिटी है वो ना बढ़े, और जिससे कि आगे आने वाली ज़िंदगी में वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब ना करे। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट कंप्लायंस कैसा है, कि पेशेंट दवाई ले तो रहा है मगर क्या प्रॉपरली ले रहा है या नहीं ले रहा है। और तीसरी चीज़ ये कि आखिर पेशेंट को अगर ज़्यादा लंबे समय तक दवाई देनी है तो कौन सी दवाई दी जाए जिससे पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो उसके लिए कई सालों की रिसर्च के बाद जो मॉलिक्यूल्स आए थे वो आए थे लोकली एक्टिंग फॉर्म में, जिसका मतलब है इन्हेलर्स। इन्हेलर्स सबसे मेन ट्रीटमेंट है एस्थमा में। बहुत से गांव वालों में, बहुत से देहात के लोगों में एक धारणा बन चुकी है कि इन्हेलर ख़राब चीज़ है। इन्हेलर ख़राब चीज़ नहीं है, इन्हेलर के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक ये है कि सीधा फेफड़े में पहुंचकर काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका डोज एक टैबलेट के मुकाबले पे लगभग 1000 गुना कम होता है। तीसरा ये कि डिजीज़ की बढ़त यानी कि प्रोग्रेशन को, उसकी सीवेरिटी को जो कम करेगा वो यही चीज़ करेगी, गोली नहीं। और अगर गोली कम करती भी है तो हमें गोली एक बहुत ज़्यादा डोज में देनी पड़ेगी उस पेशेंट को, जो लंबे समय में अननेसेसरी साइड इफ़ेक्ट्स देगी। उसके अलावा अगर किसी भी एस्थमा के पेशेंट को इन्हेलर दिया है तो साथ में उसकी टेक्निक सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हेलर तो आप ले रहे हैं मगर उसकी टेक्निक सही नहीं है तो वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो हमेशा मरीज़ को डॉक्टर से इन्हेलर्स की सलाह के बारे में आगे पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमें इसकी टेक्निक सिखाइए, और उसके बाद डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें। और जाड़ों के सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में ख़ास तौर से ठंडी और खट्टी चीज़ ना खाएं, और ज़्यादा ठंड से अपने आप को सुरक्षित करें। जैसे कि सही समय पे अगर आपको हवा लग रही है तो कैप लगाएं, अपने सीने पे को ढकने के लिए आप जैकेट्स या फिर इनर्स पहन सकते हैं कि जिससे ठंडी हवा डायरेक्ट सीने पे ना लगे, जिससे, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना खाएं कि जिससे आपका दमा एग्जर्बेट हो। ख़ास तौर से दमा परेशान करता है सर्दियों में और एल्डरली लोगों में। उसके अलावा कई बार कुछ औरतें होती हैं कि जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको भी यही सलाह है कि आपको अगर एस्थमा है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है। आप तुरंत एक चेस्ट फिजिशियन से सलाह लें और इन्हेलर्स लें, सही तकनीक से लें, और उसे रेगुलर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेते रहें।